नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। उत्तर प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं ऐसी घटी हैं जो वैसे तो सामान्य कही जाएंगी, हालांकि सामान्य है नहीं, लेकिन संदेश बड़ा दे रही हैं। और ये बातें, उनकी चर्चा लोकसभा चुनाव के बाद से ही सुनाई पड़ रही है, लेकिन एक बार फिर उस तरह की बातें सतह पर आनी शुरू हो गई हैं। पहली घटना की बात करते हैं। कल हरदोई में, लखनऊ से लगे हुए शहर हरदोई में एक कार्यक्रम था सम्राट अशोक की जयंती का। उसमें गोपागंज व विधानसभा क्षेत्र है, वहां से विधायक हैं श्याम प्रकाश। मंच पर बहुत सारे लोग मौजूद थे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य भी थे, कई सांसद, विधायक और तमाम जनप्रतिनिधि और बहुत सारे लोग थे। उसमें विधायक श्याम प्रकाश ने एक बात कही, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि बाबा जी का समय आ गया है, वो दिल्ली जाएं और उत्तर प्रदेश की कमान डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य को सौंप दें। बाबा जी से तात्पर्य आपको पता ही है कि मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से है। तो योगी आदित्यनाथ को वो चाह रहे हैं कि दिल्ली चले जाएं और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी जाए किसको? केशव प्रसाद मौर्य को। तमाम लोगों ने उसका समर्थन भी किया। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य तो समर्थन कर नहीं सकते थे कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब पता नहीं मौन समर्थन उनका था या नहीं था, ये तो वही जान सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। मैं तो चाहता हूं तो केशव जी केवल मौर्य समाज के ही नेता नहीं है। केशव जी पूरे प्रदेश और पूरे देश के लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाले नेता हैं। और हमारे तो मन में एक बात आती, कहो तो कह दें, हम तो चाहते हैं कि बाबा दिल्ली चले जाए, केशव जी उत्तर प्रदेश संभाल जाए। अनिश्चित मेरे मन में जो आता है वो पूरा भी होता है साथियों। ये दिन एक दिन जरूर आएगा, आप देख लीजिएगा, इतिहास गवाह बनेगा। लेकिन विधायक श्याम प्रकाश की बात को इतने हल्के में टाला भी नहीं जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, गंभीर नेता हैं, बड़े नेता हैं, चुनकर आए हुए हैं, ऐसे तो कह नहीं रहे। और एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में कह रहे हैं जिसमें उन्होंने ये बात कही। अब चलते हैं, इस पर आगे बात करेंगे। एक दूसरी घटना, महत्वपूर्ण घटना हो रही है, उसकी भी बात कर लेते हैं। एक और घटना दिल्ली से सटे हुए गाजियाबाद में हो रही है। 2 दिन पहले आप लोगों ने भी देखा होगा, गाजियाबाद में लोनी से एक विधायक है नंद किशोर गुर्जर। अक्सर उनका नाम चर्चाओं में रहता है, लेकिन 2 दिन पहले एक कलश यात्रा निकाल रहे थे। कोई आध्यात्मिक कार्यक्रम था, शायद रामायण सम्मेलन था या रामकथा थी। उसके लिए कलश यात्रा, परमिशन उन्होंने नहीं ली थी। तो परमिशन नहीं ली तो कलश यात्रा निकालने नहीं दी गई। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने रोक दिया। रोकने के बाद फिर उसमें विरोध हुआ तो पुलिस वालों ने डंडे बरसाए होंगे। और विरोध को देखते हुए तो जो तस्वीरें सामने आई उसमें नंद किशोर गुर्जर का कुर्ता वगैरह सब फटा हुआ था। अब वो अपने फटे हुए कुर्ते को लेकर ही रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं, उस रामकथा में रोज शामिल हो रहे हैं उसी फटे कुर्ते में। और कहा है उन्होंने कि 28 तारीख तक ये रामकथा चलेगी, तब तक मैं यहां इसी फटे कुर्ते में रहूंगा। इस बीच में अगर मुख्यमंत्री ने कोई कदम उठाया, कार्रवाई की गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश के खिलाफ, तब तो ठीक है, नहीं तो मैं जाकर, बहुत बड़ा प्रण उन्होंने किया। उन्होंने कहा मैं आग लगा लूंगा, आत्मदाह कर लूंगा, क्या क्या उन्होंने कहा है चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस के सामने या घर के सामने। खैर, ये तो उनकी बात रही। इसमें महत्वपूर्ण बात उन्होंने जो कही, योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार पर इतने बम्बार्डमेंट उन्होंने की है, इतना प्रहार किया है जो कि विपक्ष के नेता भी नहीं करते। उन्होंने कहा कि अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है, रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था, इस तरह की बातें। और उन्होंने तमाम आरोप लगाए कि हाँ, गोकशी हो रही है और भ्रष्टाचार मचा हुआ है, लूट खसोट हो रही है। और इन सब चीज़ों को, यानी योगी सरकार को जितना ज़्यादा वो कटघरे में खड़ा कर सकते थे, उन्होंने कटघरे में खड़ा किया है। यहाँ तक कि उन्होंने बीएसपी सरकार की और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी सरकार की तुलना करते हुए कहा कि वो इससे लाख गुना अच्छी सरकारें थी। ये बीजेपी के विधायक हैं। और
योगी सरकार पर तो वो हमलावर हुए, लेकिन वो मोदी सरकार का बचाव करते रहे कि केंद्र में इतनी बढ़िया मोदी सरकार है, लेकिन ये सरकार पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के जनाधार को खत्म कर देना चाहती है। ये सारे आरोप उन्होंने लगाए और कहा कि अब अगली बार ये सरकार नहीं बनने वाली है। बहुत सारी बातें उन्होंने कही। अब इसमें आप थोड़ा इनके सूत्र, इनको लिंक बिठाने की कोशिश करिए कि ये सब चीज़ें हो कैसे रही हैं। केशव प्रसाद मौर्य बीच बीच में कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव 2022 से पहले केशव प्रसाद मौर्य पूरे 5 साल अपने को एक विक्टिम के तौर पर दिखाते रहे कि मुख्यमंत्री उनको बनना था, लेकिन योगी आदित्यनाथ को बना दिया गया, क्योंकि किसी के नाम पर 2017 का चुनाव तो लड़ा नहीं गया था, लेकिन 2022 का चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर लड़ा गया। केशव प्रसाद मौर्य अपनी खुद की विधानसभा की सीट भी हार गए सिराथू से, आपको पता ही होगा। उसके बाद वो काफी डाउन हो गए और डाउन कर भी दिए गए। उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो दबाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में, क्योंकि 22 में मजबूत सरकार थी केंद्र में, उसके दबाव में उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद तो दे दिया योगी आदित्यनाथ ने, लेकिन जो महत्वपूर्ण विभाग थे वो सारे विभाग उनके खत्म कर दिए गए। महत्वपूर्ण में सबसे महत्वपूर्ण विभाग था पीडब्ल्यूडी, पिछले सरकार में वो केशव प्रसाद मौर्य के पास था। वो विभाग उनसे छीन लिया गया। उसके बाद उनको सामान्य से विभाग दे दिए गए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओहदा भले बरकरार रखा गया ताकि मैसेज न जाए, पिछड़ों में संदेश न जाए, क्योंकि एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया था ब्रजेश पाठक को, तो पिछड़ों के भीतर ये संदेश जाना चाहिए। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी की करारी हार होती है, उत्तर प्रदेश में खास तौर पर सबसे बड़ी हार होती है, तब केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर हमलावर हो गए। और कहा जाता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केशव प्रसाद मौर्य की जुगलबंदी बहुत अच्छी चलती है, या ये कहें कि अमित शाह बनाम योगी आदित्यनाथ में केशव प्रसाद मौर्य उन तमाम मोहरों की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं जो अमित शाह किया करते हैं। उनमें और भी बहुत सारे नाम हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य को बल मिला और एक बार फिर उन्होंने हमला बोलने की कोशिश की, लेकिन उसमें योगी आदित्यनाथ इतने हमलावर रहे कि उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया कि ये हार की जिम्मेदारी, आपको याद होगा कि महीनों ये चलता रहा मामला कि हार की जिम्मेदारी है किसकी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया। अब मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर यह बात नहीं कही, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने बहुत कुछ कह दिया था। उन्होंने कहा जिम्मेदारी जिसकी जीतने की जिम्मेदारी होती उसी की हार की, जिस चेहरे पर यह चुनाव लड़ा गया उसी को हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो अब उत्तर प्रदेश में तो इतना प्रचार किया था प्रधानमंत्री मोदी ने, बनारस से चुनाव लड़े थे, खुद भी हार रहे थे, हारते हारते बचे हैं। कहा जाता है कि जिताए गए हैं, सच्चाई जो भी हो, लेकिन ये तो था ही कि जब काउंटिंग हो रही थी तो काफ़ी देर तक वो पीछे चल रहे थे, तो वहाँ बहुत मुश्किल से वो भी जीत पाए। तो उसको देखते हुए इस मुद्दे को दबा दिया गया, क्योंकि अगर इस समय ये मुद्दा उठेगा तो फिर इसमें सीधे सीधे फंस रहे हैं कौन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और चूंकि 240 सीटों पर सिमट गई थी, इसलिए वो किसी तरह का खतरा नहीं मोल लेना चाहते थे। लेकिन इधर हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली, ये चुनाव जीतने के बाद, विधानसभा चुनाव जीतने के बाद एक बार मोराल इन लोगों का फिर से बूस्टअप हुआ है और केंद्रीय नेतृत्व योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हमलावर एक बार फिर होती दिखाई पड़ रही है अपने मोहरों के जरिए। ये उसी का परिणाम दिखाई पड़ता है कि इधर चाहे वो नंदकिशोर गुर्जर हों, उधर विधायक श्याम प्रकाश हों, और ये सारी फौज क्या कर रही है कि योगी आदित्यनाथ को हटाओ या योगी आदित्यनाथ को इस तरीके से करो कि इनको आप केंद्र में भेज दो। ये भी खबरें चलाई जा रही, कहीं से कोई खबर नहीं है, आरएसएस ने कोई संकेत नहीं दिया है, लेकिन ये खबरें चलाई जा रही हैं, ये प्लांट की जाती हैं कि योगी आदित्यनाथ को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का, योगी आदित्यनाथ को केंद्र में मंत्री बनाया जा रहा है, लेकिन कहीं कुछ नहीं बनाया जा रहा, कहीं से कोई चर्चा नहीं है। और योगी आदित्यनाथ को अब की स्थिति में सच्चाई ये है कि केंद्र सरकार आज की तारीख में उनको हटाने की हिम्मत कर भी नहीं सकती, क्योंकि उसकी सरकार खुद बैसाखियों पर टिकी है और उसको पता है कि अगर किसी भी तरह का रिस्क लिया तो सीधे तौर पर केंद्र की सरकार खतरे में पड़ सकती है। केंद्र की सरकार वैसे ही खतरे में पड़ी हुई है तमाम विधेयकों का, जिस तरह से उसके सहयोगी दल विरोध कर रहे हैं, जिस तरह से डिलिमिटेशन का मुद्दा छाया हुआ है, उसको लेकर तेलुगु देशम पार्टी के भीतर भी काफ़ी उथल पुथल मच रही है। उधर एकनाथ शिंदे क्या कर रहे हैं देखा ही आपने। अजीत पवार भी अब महाराष्ट्र में सीधे तौर पर
आंख दिखाने लगे हैं। अभी तक नहीं दिखा रहे थे, अभी तक केवल एकनाथ शिंदे ही दिखा रहे थे। अजीत पवार इफ्तार पार्टी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुसलमानों को कोई कुछ कर देगा तो उसको मैं देखूंगा। अब कर कौन रहा है वहां पर, ये सबको पता है। तो ये पूरी गिरोह बंदी जिस तरह से हो रही है, पार्टी बंदी कह लीजिए, पार्टी के भीतर पार्टी बंदी, वो उसके पीछे बड़े कारण हैं। और कारण यहां साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनाम केंद्र में गृह मंत्री अमित शाह, और गृह मंत्री अमित शाह को पूरी तरह से समर्थन किसका है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो ये अब वहां कमजोर होने के बाद जब राज्यों के चुनाव जीते तो एकाएक फिर से इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई है। लेकिन यहां जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरह से पावर अपने हाथ में ले ली, आप देखिए कि बड़े इस पूरे कार्यकाल में प्रमुख सचिव स्तर के दो बड़े अफसरों को, सचिव स्तर के 2 बड़े अफसरों को निलंबित करना पड़ा IAS अफसरों को भ्रष्टाचार के लिए। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया आई नहीं। और बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं कि इस कार्यकाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्र के दबाव के आगे बहुत ज्यादा नहीं झुक रहे हैं। और खास तौर से जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं 2024 में, तो अब एक कोशिश ये फिर से हो रही है। वो कितनी कामयाब होती है, नहीं होती है। और इधर चूंकि RSS की बैठक भी चल रही है कर्नाटक में, इन सब मुद्दों को देखते हुए एक बार उठाने की कोशिश की गई है, गरमाने की कोशिश की गई है। बीच बीच में ऐसा किया जाता है कि तोला जाए कि हमारी स्थिति अभी क्या है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जिस तरह से सीना तान कर डट जाते हैं अपने केंद्रीय नेतृत्व के आगे, उसके आगे फिर दाल गलती नहीं है। और अब तो और भी नहीं गल रही है, क्योंकि केंद्र में खुद कमजोर है और केंद्र की सत्ता को, केंद्र की सरकार को के साथ जरा भी रिस्क लेने की कोशिश नहीं करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।